को किसान को होने वाला है गेट करार के माध्यम से, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हमारे देश में अभी तक एक ऐसा नियम है कि किसान बीज बनाने का अधिकार अपने पास रख सकता और इस देश का किसान बीज से बीज बनाता। आप मान लीजिए गेहूं की फसल लगाते तो गेहूं की फसल लगाने के लिए आप बीज डालते तो गेहूं की फसल लगती, उस फसल का एक हिस्सा आप बाजार में जाकर बेच आते, एक हिस्सा खाने के लिए रखते और एक हिस्सा बीज के रूप में सुरक्षित रखते और अगले साल आपको फिर बीज मिल जाता है। माने एक बीज लगाया आपने तो उसी बीज से दूसरा बीज बना, फिर उसी बीज से तीसरा बीज बना, बीज से बीज बनता रहता है और किसान सीड मल्टीप्लिकेशन करता रहता है। माने हर बार किसान को नया बीज खरीदने की जरूरत नहीं। ऐसी व्यवस्था है इस देश में इस समय। और एक नियम और भी है हमारे देश में कि बीज जैसी चीज पर किसी का पेटेंट नहीं होता भारत में। हमारे यहां 1970 में एक ऐसा पेटेंट कानून बनाया गया है जिस पेटेंट कानून में एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित बहुत सारी चीजों पर पेटेंट नहीं होता। बीज पर नहीं होता, बीज बनाने के तरीके पर नहीं होता, हमारे यहां खाद पर नहीं होता, खाद बनाने के तरीके पर नहीं होता, खाद बनाने की टेक्नोलॉजी पर पेटेंट नहीं होता, हल बनाने की टेक्नोलॉजी पर पेटेंट नहीं होता, हल पर पेटेंट नहीं होता। माने किसानों के इस्तेमाल आने वाली जितनी चीजें हैं उन पर पेटेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? ताकि किसानों को उससे मुनाफा हो, उससे फायदा हो। पेटेंट होने से क्या नुकसान होता है? मान लीजिए किसी कंपनी का कोई बीज है और उस कंपनी का उस बीज पर पेटेंट है, तो सिर्फ वही कंपनी बीज बनाकर बेच सकती है, कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती उस बीज को। तो मान लीजिए आए थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि हमारे यहां गेहूं की एक किस्म है जिसका नाम है RR21 और RR21 किस्म की गेहूं जो हम हमारे देश में किसानों के द्वारा पैदा करवाते हैं, कल को मान लीजिए पेटेंट कानून ऐसा बन जाए कि बीज पर भी पेटेंट मिलना शुरू हो जाए और मान लीजिए किसी परदेशी कंपनी ने या किसी स्वदेशी कंपनी ने ही RR21 नाम के गेहूं की प्रजाति पर पेटेंट ले लिया, तो सिर्फ वही कंपनी को RR21 बीज बेचने का अधिकार होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। अभी क्या है, आप खुद चाहें तो RR21 बीज से बीज बनाकर बेच सकते हैं बाजार और किसान बीज का व्यापार कर सकता है और हजारों साल से इस देश में किसान बीज का व्यापार करता आया। ये उसका अधिकार है, नेचुरल राइट है, ये उसका लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी ये बिल्कुल फिट बैठता है कि जो किसान खेती को लगातार परिष्कृत करता है, जो किसान खेती को लगातार उन्नत बनाता है, उसको यह अधिकार है कि वो अपने बीज से बीज बनाकर बेच सकता है, किसी दूसरे के साथ बीज का बदलाव कर सकता है। अक्सर किसान एक बीज दूसरे को देते हैं, दूसरे से एक बीज ले लेते हैं, इस तरह का बदलाव पूरे देश में चलता है। वो सब अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा क्योंकि गेट करार का नियम ऐसा कहता है कि बीज पर भी पेटेंट देना होगा और खेती से जुड़ी हुई कोई भी टेक्नोलॉजी पर पेटेंट होगा। हिंदुस्तान में अभी तक जो खेती से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी पर पेटेंट नहीं दिया गया, अब हिंदुस्तान में खेती से जुड़ी हुई हर टेक्नोलॉजी पर पेटेंट देना होगा। क्या बोलता है गेट करार इसके बारे में? गेट करार का एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो एग्रीमेंट है जिसके बारे में ये पेटेंट की बात कही गई है। तो पेज नंबर गेट करार का 342 और आर्टिकल नंबर 27 पैराग्राफ नंबर 1 ये क्या बोलता है? पहले मैं अंग्रेजी में बताऊंगा फिर उसकी हिंदी बताऊंगा इसका मतलब क्या। Subject to the provisions of paragraph 2 and 3 below, patent shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step, and are capable of industrial applications. फिर उसके बाद subject to the paragraph 4 of article 65 and paragraph 8 of article 70 and paragraph 3 of this article, patent shall be available and patent rights enjoyable without any discrimination as to the place of invention, the field of technology, and whether products are imported or locally produced. इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हमारे देश में किसी भी वस्तु की किसी भी टेक्नोलॉजी पर पेटेंट का अधिकार देना पड़ेगा और पेटेंट का अधिकार देते समय भारत सरकार
इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रखेगी कि ये वस्तु किस देश में बनाई गई है, ये वस्तु, ये टेक्नोलॉजी किस देश में विकसित हुई है। माने अमेरिका में मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी बनती है, उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भारत में हो सकता है। यूरोप के किसी भी देश में कोई टेक्नोलॉजी बनती है, उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भारत में हो सकता है। अब तक हमारे देश में क्या होता है, जिस देश में टेक्नोलॉजी बनती है या विकसित होती है, पेटेंट उसी देश में मिलता है। लेकिन अब इस गेट करार के बाद दुनिया के किसी भी देश में कहीं कोई टेक्नोलॉजी बने, उस पर पेटेंट आपको भारत में देना ही पड़ेगा। और हर वस्तु पर, हर प्रक्रिया पर, हर टेक्नोलॉजी पर पेटेंट देना पड़ेगा। माने जो बीज का क्षेत्र हमारा बचा हुआ था पेटेंट से, खेती का क्षेत्र जो बचा हुआ था पेटेंट से, वो भी अब पूरी तरह से पेटेंट के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा, मैंने आपको बताया। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो किसानों को होगा कि जिस बीज को वो बना सकते हैं और बेच सकते हैं, बाजार में मुनाफा कमा सकते हैं, धंधा कर सकते हैं बीज बेचने का, वो धंधा उनका एक झटके में बंद हो जाएगा जब परदेशी कंपनियों को उस बीज पर पेटेंट मिल जाएगा। और आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा परदेशी कंपनियां हैं जो पेटेंट लेकर बैठी हुई हैं हमारे देश में। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि हमारे देश का नीम है और नीम से बनने वाली हमारे देश में सैकड़ों किस्म की दवाएं हैं, लेकिन उन पर पेटेंट अमेरिका में हो गया है। बासमती नाम का चावल हमारे देश में पैदा होता, लेकिन उस पर पेटेंट अमेरिका में हो गया। तुलसी हमारे देश में होती है और उस पर पेटेंट अमेरिका में हो रहा। अदरक हमारे देश में होता, पेटेंट उस पर अमेरिका में है। मरी काली मिर्च हमारे देश में होती है और उस काली मिर्च के ढेर सारे प्रोसेस पर पेटेंट अमेरिका में। माने हमारे देश में जो बीज बनते हैं उन पर भी पेटेंट अमेरिका में हो रहा है। हमारे देश में जो आयुर्वेद की अच्छी अच्छी दवाएं मानी जाती हैं, जैसे तुलसी, जैसे अदरक, जैसे काली मिर्च, उन पर भी पेटेंट अमेरिका में हो रहा। और इस तरह की खबरें आप पढ़ते होंगे कि नीम पर पेटेंट ले लिया अमेरिका की कंपनी ने, बासमती पर पेटेंट ले लिया अमेरिका की कंपनी ने, हमारे देश की अदरक और तुलसी के प्रोसेस पर पेटेंट ले लिया अमेरिका की कंपनी ने, और तो और हमारी हल्दी पर पेटेंट करवा लिया था उन्होंने। वो तो मुकदमा किया अमेरिका के कोर्ट में और हम लोग जीत गए। और हम जीत क्यों गए? क्योंकि अभी ये जो गैट करार वाला कानून है वो भारत में लागू नहीं है। अगर ये कानून लागू हो जाता भारत में तो हल्दी वाला पेटेंट का केस हम कभी भी नहीं जीत पाते, क्योंकि हल्दी पेटेंटेबल आइटम हो जाती फिर, और हम उस केस को जीत नहीं पाते। तो अभी हमारे देश में जो पेटेंट का कानून है 1970 का बनाया हुआ, वो पूरी तरह से हमको बदलना पड़ेगा। और वो कानून अगर बदला तो हिंदुस्तान के किसान का सबसे बड़ा नुकसान होगा कि वो बीज से बीज बनाकर बेच नहीं सकेगा और उससे मुनाफा नहीं कमा सकेगा। अब तक जो किसान करता रहा है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तब आप पूछेंगे इसका और नुकसान क्या हो सकता है? आपको मैं जानकारी ये देना चाहता हूं कि जब परदेशी कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में और बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में पूरा बीज आ जाएगा, तो ये कंपनियां इस तरह की बदमाशी करने जा रही हैं कि वो ऐसा बीज बनाएंगी जिससे सिर्फ एक बार फसल होगी, दूसरी बार फसल ही नहीं होगी। उस बीज को अंग्रेजी में कहा जाता है टर्मिनेटर सीड्स। टर्मिनेटर सीड का माने ऐसा बीज जिसको आप एक बार खेत में लगाइए, उससे फसल ले लीजिए, फिर दोबारा अगर आपने उस फसल को बीज के रूप में इस्तेमाल किया तो वो कभी नहीं होगी, फसल ही चौपट हो जाएगी आपकी। और टर्मिनेटर सीड इतना खतरनाक बीज है कि वो जिस खेत में लगा दिया जाए, आजू बाजू के बहुत सारे खेतों को अपने आप बर्बाद कर देगा। आप जानते हैं कि कई बार विदेशों से बीज आते हैं तो उन बीज के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आती। हमारे यहां जब परदेशी बीज आया था एक बार, तो उस परदेशी बीज के साथ साथ कांग्रेसी घास घुस गई इस देश में, और गांव गांव में फैल गई है वो कांग्रेसी घास। और सब किसान परेशान है कि इसको खत्म कैसे किया जाए। और अब ऐसे ही बीज आएंगे जिनके साथ ये सब सत्यानाशी बीमारियां आएंगी, तो हमारे पास ये अधिकार भी नहीं होगा। और इतना बड़ा नुकसान किसानों का होने जा रहा। और ये परदेशी कंपनियों की चाल और साजिश है कि भारत में बीज के बाजार पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण हो जाए। और आपको मैं एक तीसरी बात और बता दूं इसी के साथ साथ जुड़ी हुई, कि पेटेंट ये कितने साल के लिए दिया जाएगा। मान लीजिए किसी बीज पर किसी परदेशी कंपनी का पेटेंट है तो वो कितने साल के लिए होगा। तो इसमें जो एक प्रोविजन है, पेज नंबर 346 और पैराग्राफ नंबर 31,
पैराग्राफ नंबर 31 का आखिरी लाइन है जो बताता है, क्या बताता है? द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल शैल नॉट एंड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 20 years काउंटेड फ्रॉम द फाइलिंग डेट। माने किसी कंपनी को जिस दिन पेटेंट मिला उससे लगातार 20 साल तक उस कंपनी का पेटेंट अधिकार होगा। माने किसी एक कंपनी को मान लीजिए RR21 गेहूं की प्रजाति पर पेटेंट मिल गया तो पूरे 20 साल तक उस कंपनी को ही अधिकार होगा RR21 बीज बनाकर बेचने का, बाकी किसी को नहीं होगा 20 साल तक। आप सोचिए 20 साल में तो एक पीढ़ी जवान होकर खत्म हो जाती है, एक पीढ़ी चली जाती है, गुजर जाती है, और पूरी की पूरी पीढ़ी किसान बर्बाद रहेगा। फिर आप कह सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राजीव भाई हम भी तो पेटेंट करा सकते हैं, हिंदुस्तान का 45 करोड़ किसान तो गरीबी की रेखा के नीचे जीता है, वो पेटेंट एप्लीकेशन कैसे फाइल करेगा? लाखों डॉलर चाहिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने, कहां से लाएगा वो बेचारा? रोज 2 समय की रोटी खाने की तो उसको मुश्किल हो जाती है, वो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए $5 लाख चाहिए, कहां से लाएगा? ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां ही करने वाली, और बीज पर पूरी तरह से बड़ी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा। हमारे बाजार में परदेशी अनाज बिकना शुरू हो जाएगा, किसानों को मिलने वाली जो छोटी मोटी सब्सिडी थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आप सोचिए खेती तो और सत्यानाशी हो जाएगी, किसान तो और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की मदद से और आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से इस गैट करार का, इस तरह के पेटेंट कानून का, ये जो WTO का एग्रीमेंट है, इसका पूरी ताकत से विरोध करना शुरू किया है। जब से ये शुरू हुआ तभी से हम इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। अब इसमें से आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजीव भाई इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? अभी सरकारों ने तो ये कर दिया है करार, अब इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? हमारी खेती जो बर्बाद हो रही है, ये बर्बाद तो हो ही रही है, अब इस खेती को सुधारने का कोई रास्ता है क्या? हां है, बाहर निकलने का रास्ता है, और वो रास्ता इसी गैट करार में लिखा हुआ। और क्या लिखा हुआ है? इसी गैट करार का जो सबसे पहला चैप्टर है, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, उसी चैप्टर में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। बहुत बार ये चर्चा होती है पूरे देश में कि अब क्या करें, हम तो गैट करार में फंस गए हैं, सरकार ने तो समझौता कर लिया है, अब हम इसको रद्द नहीं कर सकते, इसमें से बाहर नहीं आ सकते। बिल्कुल साफ साफ गैट करार में लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार इस गैट करार के समझौते को रद्द कर सकती है और कोई भी सरकार इस गैट करार में से बाहर निकल सकती है। कैसे? इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 15 माने 15, पेज नंबर 9 और पहला अध्याय गैट करार का, वो क्या कहता है? एनी मेंबर मे विड्रॉ फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। कोई भी देश इसमें से बाहर निकल सकता है, माने कोई भी देश इसको रद्द करवा सकता है अपने लिए कम से कम। कैसे? उसमें आगे की लाइन लिखी गई है, सच विड्रॉल शैल अप्लाई बोथ टू दिस एग्रीमेंट एंड द मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स and shall take effect upon the expiration of 6 months from the date on which written notice of withdrawal is received by the Director General of WTO। माने क्या है? कोई भी देश गैट करार में से बाहर आ सकता है। कैसे? एक एप्लीकेशन देगा, गैट का जहां हेड ऑफिस है वो जगह है जिनीवा, तो गैट के हेड ऑफिस में जो इनका सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है उसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। तो डायरेक्टर जनरल जो WTO का है उसको ये एप्लीकेशन दिया जाएगा कि हम इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। तो जिस डेट को हमारा एप्लीकेशन वहां पर रिसीव किया जाएगा, लिया जाएगा, उसी डेट से लेकर अगले 6 महीने के बाद हम अपने आप इसमें से बाहर निकल आएंगे। माने